हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरी किसी क्लासेस में, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर हम लोगों का एसएससी जीडी स्पेशल बैच चल रहा है। बट ये केवल एसएससी जीडी को ही कवर नहीं कर रहा है, इसके अंदर और भी एग्जाम को कवर कर रहा है, जैसे कि सुपर टेट, जैसे कि यूपी कांस्टेबल। तो यदि आप सुपर टेट और यूपी कांस्टेबल को भी देख रहे हैं आगे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं प्रॉपर। और इसमें आपको प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है, प्रॉपर लेक्चर ही पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि नॉर्मली क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था उसी श्रृंखला का, और आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ठीक, तो उसी श्रृंखला का एक क्वेश्चन दिया गया था, जो कि क्या था, ए बी और सी के बीच 1170 रुपये की राशि को 2:3:4 के अनुपात में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर वितरित किया गया। अच्छा, एक चीज और, ये अब क्लास जो आपकी चल रही है ना, वो हम लोगों के नए चैनल पे क्लासेस चल रही है आपकी, ठीक, जिसका नाम है सिलेक्शन प्रो। इस समय अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप एक नए चैनल पर हैं जिसका नाम है सिलेक्शन प्रो। और इससे पहले काफी सारी क्लासेस हम करा चुके, शायद 9-10 क्लासेस हम करा चुके। ठीक, तो वे सभी क्लासेस आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, 1 या 2 दिन क्या, मैं इसी वीडियो के साथ, मतलब इस वीडियो के साथ ही मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, इससे पहले भी जो क्लासेस होंगी वे सब मैं अपलोड कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। ठीक, और इसी चैनल पर आप लोगों को जब कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो कांस्टेबल स्पेशल मैथ्स का बैच मिल जाएगा, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, और धीरे धीरे सारे बैच आपको मिलते रहेंगे। ठीक, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको जिस उद्देश्य से आप इस चैनल पर आए हैं, उस उद्देश्य को हम आपका किसी भी तरीके से पूरा कर पाए। ठीक, और जो लोग आगे मैथ्स का बैच परचेज करने जा रहे हैं, उन्हें कोई नीड नहीं है परचेज करने की। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट ही पढ़ा रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए और सुपर टेट के लिए। ठीक है ना, जो मैथ्स का सिलेबस है, ठीक, वो वाला हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। दूसरा, सुपर टेट वाले बच्चों के लिए हम इसमें पेडागोजी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी केवल बिना पेडागोजी वाला मैथ्स कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आएगी। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि ऐसा मत समझना है कि क्या चैनल हमारा नया है अभी। ठीक, ये इससे पहले हम एक चैनल चला रहे थे ऑलरेडी, बट उसमें कुछ इश्यू होने के कारण हमें बाई चांस एक नया चैनल क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक, इसी वजह से हम यहाँ पर आपको आगे क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे चैनल को। ठीक, कुछ सब्सक्राइबर में पहले मतलब पिछले चैनल से यहाँ पर तो एकदम जीरो पे आने से स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्कुल। तो आप लोगों को सपोर्ट, मतलब आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक, तो आपको शेयर, सब्सक्राइब और आगे लोगों को अवेयर करना होगा कि आपको यदि मैथ्स करनी है, ठीक, तो आपको मैथ्स के लिए कोई भी परचेज कोर्स करने की नीड नहीं है। यहाँ पर वही क्लासेस जो आप परचेज कोर्स में करने वाले हैं, शायद उनसे भी अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 56 से कैसे स्टार्ट कर रहा है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। बहुत सारी क्लासेस पहले हो चुकी है, जिन्होंने भी क्लासेस नहीं देखी है वो क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इससे पहले जो क्लासेस है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है ना, प्लेलिस्ट आपको पता ही है कैसे मिलेगी। ठीक, चैनल पे जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आप पहुंच सकते हैं। ठीक, दूसरा, आप लोग है ना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसके बराबर में एक बेल आइकन आता है। ठीक, उसे जो है ना, उसे ऑल कर देना। क्या कर देना? ऑल। जब उस पर क्लिक करोगे तो 3 या 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक, तो उनमें से एक ऑप्शन आता है सबसे ऊपर, ऑल। पर्सनलाइज रहा होगा जब आप क्लिक करोगे, बट उससे पहले आपको अब कन्वर्ट कर देना उसे किसमें? ऑल के अंदर। उससे होगा क्या, जैसे कोई भी क्लासेस हम अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी। पिछले चैनल में यही प्रॉब्लम हुई है कि किसी कारणवश हमारा चैनल वो हो गया है फ्रीज, और लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास, आप लोगों के पास, जो हम लोग के सब्सक्राइबर थे, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती थी। ठीक, मुझे इंडिविजुअली उन्हें मैसेज करना पड़ता था, बट मैं मैसेज से सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है ना, तो इसी वजह से हम लोगों ने एक नया चैनल क्रिएट किया है, और आई होप कि आप लोग इस चैनल को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसमें पढ़ाया गया मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। ठीक, रही दूसरी बात डिजिटल बोर्ड की, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर डिजिटल बोर्ड आप परचेज कर लीजिए, तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर डिजिटल बोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, बट वो दिखाई तभी देगा आपको जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, तब जब आप लोग ये बताएंगे कि हाँ सर,
हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। और वो बताएंगे किस रूप में? आप बताएंगे वो सब्सक्राइबर के रूप में, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हम लोगों से जुड़ते रहेंगे, जितने भी मैक्सिमम सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि तो आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे एक डिजिटल बोर्ड लाऊं और आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैं करता भी हूँ, ठीक, और उसके बाद भी मुझे लगता है कि हाँ भाई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए तो वेस्ट हो जाएगा, मैं अपने आप में सेल्फ डिमोटिवेट हो जाऊंगा, ठीक। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों की है, बाकी हालांकि हम लोगों ने अपना कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके, ठीक, इसे ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड की तरह ही ट्रीट कर रखा है, बट फिर भी एक रहता है कि वीडियो क्वालिटी और अच्छी इंप्रूव हो सकती है, तो वो भी आपको एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये पहली क्लास नहीं है, इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, आप लोगों के पास ये क्लास पहुंची है, बट इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है वो देख लेना, आपको बता देता हूँ। हम लोगों का आज ही चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें आज ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। 5 चैप्टर शायद 5 या 6 क्वेश्चन शायद इसमें रह रहे थे, और उसके बाद मैं आप लोगों का अभी हाल फिलहाल में एकदम स्टार्ट कर दूंगा इसी का ही सिमिलर चैप्टर जिसका नाम है डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? CISI मिलेगा, देन टाइम एंड वर्क मिलेगा, रेशियो मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस मिलेगा। इस तरीके के आके अभी चैप्टर रह रहे हैं, ठीक है ना। वो कौन से चुके हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें हम लोगों के जो चैप्टर हो चुके हैं वो हो चुके हैं नंबर 1 परसेंटेज, और जो सेकंड है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, ये चल रहा है सर, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों का चल रहा है, और हो चुका कौन सा है? तो सर हो चुका है आपका परसेंटेज। क्लियर इतनी बात? चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। और जिन लोगों ने अभी क्लासेस पुरानी नहीं देखी है वो पुरानी क्लासेस भी देख लेना, उसमें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 56 है प्रॉफिट एंड लॉस। ए, बी और सी के बीच 1170 रुपए की राशि को यदि ए बी सी के बीच 1170 रुपए की राशि को यदि 2:3:4 के अनुपात में गलती से, मतलब वो कह रहे हैं कि सर आपको जो बांटना था ना वो बांटना 2:3:4 के अनुपात में, लेकिन गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। इस बार उसने लैंग्वेज को क्या किया? उल्टा करके दे दिया। उसने कह दिया कि ए, बी और सी के बीच 1170 रुपए की राशि को यदि 2:3:4 में गलती से, ठीक है, 1/2 1/3 1/4 के स्थान पर वितरित कर दिया गया। यानी कि सही क्या था? सही अनुपात ये था, बट बाय मिस्टेक गलती से इस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक। तो वो कह रहा है तो सबसे अधिक किसको और कितने रुपए का लाभ हुआ? देखो, अगर वो हम लोगों से केवल ये पूछता है कि सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, अगर वो हम लोगों से केवल ये पूछता है कि सर सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, तो फिर हमारे लिए वो काम इस क्वेश्चन में बहुत आसान है। हम डायरेक्ट अनुपात देख के बता सकते हैं कि सबसे अधिक लाभ किसे हुआ। देखिए, सबसे कम जो है पहले सी को मिलना था, 1/4 मिलना था सी को, बट आज सबसे ज्यादा सी को मिला है। तो यानी कि जो सबसे पीछे था यानी कि सी, वो अब सबसे आगे है। सबसे पीछे कौन था? सी, बट वो सबसे आगे है, और क्योंकि वो सबसे आगे है तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सी को सबसे ज्यादा मिला होगा। भाई सबसे कम था, सबसे पीछे था, आज सबसे आगे है, ठीक। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गैप उसी ने कवर किया है, ठीक। तो सबसे ज्यादा किसे मिला? सी को, ठीक। बट इसमें इसने ये भी पूछ लिया आपसे कि सर सबसे अधिक लाभ हुआ किसको है, और सर कितने रुपए का लाभ हुआ है, किसको लाभ हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो चलिए देखते हैं सर। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें ये पता चल गया कि सर सी को सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो हम केवल सी का निकाल लेते हैं। इस अनुपात के अकॉर्डिंग सी को कितने रुपए मिलेंगे वो देख लेते हैं। सर कितने रुपए थे टोटल? 1170 रुपए जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और कितने हिस्सों में बांटना है? 4 और 3, 7 और 2 9। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 एकम 9, 9 तिया 27, 130, तो 4 का मान 13 चौका 52। और इसी तरीके से आप ए का, इसी तरीके से आप बी का, और इसी तरीके से आप सी का निकाल सकते हैं। अब जब कभी भी आपको अनुपात की वैल्यू दिखाई दे जो कि फ्रैक्शन में है, अपॉन में है,
जब कभी भी आपको अनुपात की वैल्यू दिखाई दे जो कि अपोन की फॉर्मेशन में है, तो कभी भी अनुपात अपोन में नहीं होता। अनुपात होगा वो कभी भी बटे में नहीं होगा, अपोन में नहीं होगा। तो कैसे होगा? आपको करना क्या है, नीचे का एलसीएम ले लेना है। ठीक, आपको नीचे का एलसीएम ले लेना है सर इसमें, ठीक है ना। आपको इसमें नीचे का एलसीएम ले लेना है। क्या है एलसीएम? जब कभी भी आपको अनुपात की फॉर्मेशन में चीजें अपोन में दिखाई दे, बटे में दिखाई दे, तो उस कंडीशन में आप नीचे का एलसीएम ले लेंगे, जो कि क्या है 12। तो गुना 12 गुना 12 और गुना 12, और एलसीएम की आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या? इससे आपको डायरेक्ट एक आसान सा और सिंपल सी वैल्यू का अनुपात मिल जाएगा, जो कि क्या होगा 6:4:3। या तो कोई दिक्कत? उसके हिसाब से टोटल कितना है? फिर से डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी भी वही है, 1170 रुपए का। 6:4:10 13, 13 1 का मान 90 और 3 का मान कितना? 9 27 अब एक चीज समझिए, सी को कितने रुपए मिलने थे पहले? 270। आज कितने मिले गलती से? 520। तो लाभ हुआ कितने का सर? तो लाभ हो गया 250 का। उसका लाभ है वो कितने का हो गया सर? 250 का। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? कीजिए जरा। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत आता है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आता है, ठीक। तो हालांकि इतना भारी नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। 524 रुपए पर एक वस्तु बेचने के बाद लाभ 452 रुपए पर बेचने के बाद के नुकसान के बराबर है, तो वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुका पहले भी, ठीक। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, तो इसे हटा देता हूं मैं। देखो, 524 रुपए पर एक वस्तु बेचने के बाद लाभ 452 रुपए पर बेचने के बाद नुकसान के बराबर है। यानी कि उसने कहा है 524 रुपए में अगर किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचा गया तो उसे होने वाला लाभ, सॉरी लाभ है, तो ये स्टार क्या मानते हैं हम हमेशा? इसी स्टार को हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं। क्या मानते हैं? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो इस स्टार से आगे यानी कि लाभ है कितने रुपए पर? 524 रुपए पर, ठीक। जबकि 452 रुपए में यदि वो बेचता है तो उसे हानि हो जाती है। 452 में यदि वो बेचता है तो क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। कितने की हानि होती है सर? तो उसने कहा जितने का लाभ है उतनी ही हानि है। जितने का लाभ है सर उतनी ही हानि है। चलिए देखते हैं। तो यहां से अगर मैं यहां स्विच कर रहा हूं तो ये विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? तो ये निकाल लेते हैं। 4 में से 2 गए 2, ये हो गया कितना? 2 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, बस 72 ही बैठेगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 रुपया का गैप ये रहा और 1 रुपया गैप ये रहा, तो कितना गैप हो गया? तो कितना हो गया? 2 का मान 72, 1 का मान 36। तो कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि उसे 36 रुपए की हानि है और सेम 1 है तो 36 रुपए का लाभ है। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ पर आगे क्या कह रहा है? वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। वस्तु की लागत कीमत, तो अगर मैं इसमें जो 36 रुपए की हानि हो वो ऐड कर दूं तो क्या मुझे लागत कीमत पता चल जाएगी? 6 और 2 8, ये कितना हो गया? 5 और 3 8, और ये कितना 4, ये आ गया 488 आंसर। ठीक, बताओ इसमें कोई दिक्कत? लेकिन एक नोट है, यदि लाभ और हानि बराबर हो गए, जितने रुपए का लाभ यहां पर हुआ उतने ही रुपए की हानि यहां पर हुई। यदि वो कहता है कि सर जितने का लाभ यहां पर उतने की हानि यहां पर, ऐसा कुछ कहता है, तो फिर इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों विक्रय मूल्य जोड़ देने हैं। जैसे 524 और 452, 4 और 2 6, 5 और 2 7, और ये हो गया 9 बटे 2, उसका आधा कर देना है। ऐसा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कर क्यों रहे? तो ऐसा कर इस वजह से रहे हैं सर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, जो इसका कॉस्ट प्राइस है,
भाई जितना इससे आगे है उतना इससे पीछे है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बिल्कुल बीच की वैल्यू होगी। और बीच की वैल्यू निकालना यानी कि औसत निकालने का तरीका क्या है, जोड़कर आधा कर दीजिए बस। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16, तो 488 आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, कीजिए जरा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। जो भी आप कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बात को कवर जरूर करूंगा, ठीक है ना। हो गया, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। 625 रुपये पर एक वस्तु बेचने के बाद लाभ 545 पर बेचने के बाद हुए नुकसान के बराबर है, तो क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, यदि वह लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वस्तु को कितने में बेचना होगा। ठीक, तो देखते हैं सर। देखते हैं जी, 625 रुपये पर एक वस्तु बेचने के बाद लाभ, अगर आपने कोई वस्तु 625 रुपये में बेची और उस पर कोई लाभ हुआ, 625 रुपये बेचने पर होने वाले के बाद होने वाला लाभ 545 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो सर जितना लाभ यहाँ पर हुआ उतनी हानि यहाँ पर हो गई। तो क्या मैं डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह। कैसे कि सर इन दोनों का टोटल 445 और 625, 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2। जैसे ही अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 पंजे 10, अच्छा कितना है 1, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 585। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब उसने कहा है कि यदि वो 65 रुपए का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे वस्तु किस कीमत पर बेचनी होगी। अब समझिए, अगर उसे 65 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, 585 रुपए की तो ये वस्तु है और उसमें 65 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, तो प्लस 65 कर दूं, तो 5 और 5 10, ये हो गया तुम्हारा 9 और 6 15, हासिल को 1, और ये हो गया 650। यानी कि ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, ये वस्तु का क्रय मूल्य था, और वस्तु को बेचना कितने में है 65 रुपए के लाभ के साथ। तो अगर मैं सीपी में उसका लाभ जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वस्तु कितने में बेचनी है। तो सर वस्तु बेचनी है 650 रुपए। ठीक है जी, याद तक की बात। चलिए कीजिए एक बार। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि सर आपको कोई भी अलग से कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है, ठीक, किसी भी प्रकार से। चलिए सर आगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान से। उसने कहा है 144 रुपए में एक घड़ी बेची गई, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य है। ठीक, उसने कहा दिया यदि लाभ का जो प्रतिशत है वो संख्यात्मक रूप से, मतलब उस प्रतिशत की वैल्यू नहीं, वो प्रतिशत का जो मान है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 500 का 20%, तो 500 का 20% तो 100 आएगा। ठीक, तो वो तो प्रतिशत का मान हो गया, लेकिन इसका प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या है, तो 20%। समझना, मान की बात नहीं हो रही यहां पर, बात हो रही है जो प्रतिशत है कैलकुलेट करके, किसी वैल्यू पर कैलकुलेट करके जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे क्या, उसका वैल्यू है, उसका मान है। लेकिन जो परसेंट एग्जैक्ट आप निकाल रहे हैं, जैसे 20%, 30%, इसे बोलते हैं संख्यात्मक। ठीक, और वो क्या कह रहा है, उसने कहा है यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था तो घड़ी का लागत मूल्य क्या था, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या था। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से करेंगे ना तो ज्यादा बेटर है। हालांकि ट्रिक बहुत सारी है, ठीक, कि एक ट्रिक ऐसी भी है कि सर 144 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका अंतर 10 है, जिनका अंतर 10 है। तो अगर जोड़ने का क्वेश्चन आए तो जो कम वाली वैल्यू है उसमें 10 से गुना कर दीजिए, घटाने का क्वेश्चन आए
तो जो ज्यादा वाली वैल्यू उसमें 10 से गुना कर दीजिए। बट ऐसी कोई ट्रिक हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर है ना सर, आप बहुत सी संख्याओं में ऐसे फंस जाएंगे कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि उनका अंतर 10 करके गुना कैसे क्रिएट की जा सकती है, और बहुत सी बार होगा भी नहीं, समझे ना, बहुत सी बार आपको ऐसा मिलेगा भी नहीं। तो हम उस ट्रिक की तरफ को नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है ना, आप किसी भी प्रकार से किसी भी कोर्स को खरीदने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक्चुअली वही पढ़ा रहा हूँ जो बैच में पढ़ाता हूँ। ठीक, किसमें? एसएससी जीडी के बैच में, ठीक है ना। हालांकि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत ही सारी चीजें हैं, ठीक, बट वे धीरे धीरे आएंगी सब आपके सामने, यदि आप सपोर्ट करेंगे चैनल को, सिलेक्शन प्रो को, ठीक है ना। चलिए, तो फिर 144 रुपए में एक घड़ी बेची गई, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर आप ऑप्शन की हेल्प लेंगे। 144 रुपए में एक घड़ी बेची, तो एसपी हो गया 144। 144 रुपए में एक घड़ी बेची गई, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था। वो कह रहा है कि सर उसका जो लाभ प्रतिशत है ना, उसका जो लाभ प्रतिशत है वो उतना ही है जितना क्रय मूल्य है, जितना कॉस्ट प्राइस है। जैसे 72 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है, तो 72 का 72% अगर आप निकालेंगे, और वो जो लाभ आएगा वो जोड़ने के बाद आपको 144 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 72 का 72% कुछ पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों को अगर 72 में जोड़ेंगे तो एसपी पॉइंटों में आएगा, जो कि है ही नहीं। ठीक, अगला है 80। अगर आप ये कॉस्ट प्राइस 80 है, तो कह रहा है जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंटेज निकाल लीजिए, 80 का 80% निकाल लीजिए। ठीक, तो कितने का लाभ हुआ? 64 रुपए का। हालांकि मैं 180% भी निकाल सकता था, मुझे समझाना है आपको कि वो संख्यात्मक मान से मतलब क्या कहना चाह रहा था, यानी कि जो क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का लाभ है। ठीक, तो कितना आ गया? 64 रुपए का लाभ। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? 80, और 64 रुपए का लाभ, तो वस्तु कितने की बिक गई? 144 की। कंडीशन सेटिस्फाइड, और यही आपका आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो किसी को? कीजिए जरा। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, 144 रुपए में एक घड़ी बेची गई, यदि हानि का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था। इस बार क्या हुई है? हानि। ठीक, तो जैसे यहाँ पर लाभ हुआ था और हम जोड़ रहे थे उसे, ऐसे इस बार हानि हुई है, तो आपको उसको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो उसने कहा यदि हानि का प्रतिशत, यदि हानि का संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था, तो घड़ी की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक बार इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग खुद, और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर आपका यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ अभी, इसका नाम है आपका डिस्काउंट। तो एक सेकेंड रुकना और समझना जरा बात। एक सेकेंड में क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ पहले, और मैक्सिमम 1 मिनट लगेगी बस। चलिए, क्वेश्चन ऐड कर चुका मैं, तो अब शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है? डिस्काउंट, बोले तो बट्टा। डिस्काउंट बोले तो बट्टा। चलिए समझिए, बट्टा क्या है? बट्टा, बट्टा, डिस्काउंट। डिस्काउंट वो चीज है जो आपको खरीदते वक्त हमेशा मांगते हो, ठीक है ना। अपन डिस्काउंट मांगता है, ठीक है ना। क्या मांगता है? अपन डिस्काउंट मांगता है। भैया कुछ तो डिस्काउंट करो। जोक सुना होगा ना आपने, कौन सा? हाँ, पुलिस वाला जो है, एक स्कूटी चालक को रोक लेता है। स्कूटी चालक समझिए कौन? महिला थी कोई। ठीक, तो क्योंकि उन्हें बार्गेनिंग की आदत रहे ना, तो हुआ क्या, पुलिस वाले ने रोका, चालान काटने लगा 500 रुपए का। कह रहा भैया थोड़ा कम कर लो, हर बार यहीं से कटवाते हैं। ठीक, तो वो कम कर लो मतलब क्या मांग रही थी? वो मांग रही थी डिस्काउंट। तो समझिए डिस्काउंट है क्या। तो डिस्काउंट की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर, पहले तो ये समझिए डिस्काउंट होता किस पर है।
मैंने आपको अभी इससे पहले कराया लाभ हानि। लाभ हानि क्या रखना, लाभ हानि हमेशा जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी पर। जैसे कि बताया, अगर कुछ भी नहीं कहता बट ऐसे ही बट्टा है, बट्टा जो कैलकुलेट होता है हमेशा वो कैलकुलेट होता है एमपी पर। एमपी मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। और इसे चिन्हित मूल्य भी कह देते हैं, देख लेना जैसे भी लिखा जाता है, चिन्हित मूल्य। इसे हम क्या कह देते हैं सर, इसे कह देते हैं चिन्हित मूल्य। ठीक है, ये तय दिख रहा है जो, पता चला कुछ इस पे बहस करने लगे। अब बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा अपने हिसाब से ठीक ठीक लगा लेना अपने स्वाद अनुसार, ठीक है ना। बट्टा जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा किस पर होगा, एमपी पर। एमपी होता है कैसे, दुकानदार जिस कीमत पर वस्तु खरीद के लेकर आया उसे बोलते हैं सीपी। ठीक, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आपने कोई नमकीन का पैकेट परचेज किया, ठीक, और उसके पीछे देखा कि वो कितने रुपए का है, तो उस पर लिखा है कि उस पर लिखा है MRP। MRP, ठीक, तो ये हो गया, मान लीजिए 52 रुपीज लिखा है, तो जो वहां पर 52 रुपीज लिखा है जिसे हम MRP के नाम से जानते हैं उसे ही हम MP कहते हैं। अब आप दुकानदार से पूछते हैं सर कितने रुपए देने हैं, वो कहेगा 50 रुपए दे दो। ठीक, वो कहेगा 50 रुपए दे दो, यानी कि दुकानदार ने उस वस्तु को बेच दिया या आपने खरीद लिया कितने में, 50 में। ठीक, वस्तु थी कितने की, MP के आधार पर 52 की, मिली कितने की, 50 की। लाभ हुआ क्या हानि, लाभ हानि तो है ही नहीं अभी। ठीक, बट्टा हुआ कितने का, 2 का। सर यहां पर हुआ 2 का बट्टा, लेकिन बट्टा हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, तो बट्टा हमेशा कैलकुलेट होगा MP पर, और MP कितना है, 52 प्रतिशत के लिए। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ध्यान रखना, मान लीजिए दुकानदार ने वो 50 रुपए का बेचा, क्या दुकानदार 50 रुपए का खरीद के लाया होगा, नहीं, दुकानदार तो किसी दूसरी अमाउंट का खरीद के लाया होगा। फॉर एग्जाम्पल दुकानदार खरीद के लेकर आया है 25 रुपए का, इतना सस्ता, 42 रुपए का, पक्का इतना कमा लेता होगा। चलो तो भाई 42 कह रहे हैं, ठीक, चलो इतना कमा लेता है, तो दुकानदार खरीद के लेकर आया 42 रुपए का, ठीक, बेचा कितने का, 50 का। तो मैं कह दूं दुकानदार का जो लाभ है वो कितना है, 8 रुपए का, कितने पर, 42 पर। बट मैं भी परसेंटेज नहीं निकाला, अभी मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूं कि मैं अगर MP में से उसका डिस्काउंट घटा देता हूं, तो SP मिलेगा। और यदि CP में उसका लाभ जोड़ देता हूं, यदि CP में उसका लाभ जोड़ देता हूं तो भी उसके बाद आपको SP मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है और लाभ CP पर लाभ कमाने के बाद जो वैल्यू आती है वे दोनों बराबर होती है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ऐसे ही हम कह रहे भी हैं कि सर किसी वस्तु पर डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी SP है, और लाभ कमाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी SP है। इस बात को ध्यान रखना बस, क्योंकि ये मान के चलना कि यही लाइन ऐसी है जो इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का गुरु मंत्र है एकदम। ठीक, किसका, डिस्काउंट का, सॉरी किसका, डिस्काउंट का। क्लियर इतनी बात। चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं और क्वेश्चन के साथ साथ चीजें जोड़ूंगा। ठीक, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना सर, ये डिस्काउंट हेडिंग डाली है, बट एक्चुअली में हम डिस्काउंट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे सर हम, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि क्रमागत बट्टा। क्या पढ़ेंगे, क्रमागत बट्टा। तो देखते हैं क्रमागत बट्टा।
समझिए सर क्रमागत बट्टा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और किसी दुकान के बाहर आपने देखा दिवाली ऑफर, और उसने लिखा दिवाली ऑफर है 20% प्लस 30%। तो वैसे तो अगर आप देखें तो आपको ये कितना परसेंट पढ़ोगे आप इसे, 20 और 30, 50, ओम्फो ओम्फो हो जाएगी, है ना। 50 वाली चीज 25 में, 10 वाली चीज 5 में, 1 रुपए वाली 98 में, ठीक है ना। तो 50%, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रमागत बट्टा अलग तरीके से काम करता है। मान लीजिए किसी वस्तु का जो एमपी था, बट्टा में से एमपी पे कैलकुलेट होगा, किसी वस्तु का जो एमपी था वो 100 था या 1000 था, तो क्रमागत बट्टा कहता है कि सर पहले आप इसका 20% निकाल लीजिए आराम से। सर जी 1000 का 20% कितना होगा, 200, यानी कि 20% का बट्टा दे दीजिए, और 20% का बट्टा देने के बाद जो वैल्यू आएगी यानी कि 800 रुपए, उस पर फिर आप 30% का बट्टा देंगे। उस पर आप क्या देंगे, 30% का बट्टा देंगे, यानी कि अगला जो बट्टा जाएगा होगा तो वो 30% ही, बट वो होगा किस पर, जो पहला बट्टा देने के बाद वैल्यू आई उस पर। पहला बट्टा देने के बाद वैल्यू क्या आई 800, उसका 30%, 8 से 24, 240, मतलब कितना 240 तो 560। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु बेची गई वो बेची गई 560 रुपए की। लेकिन हमें अभी तक क्या लग रहा था कि वस्तु कितने रुपए की बिक्री होगी, 500 रुपए की। तो क्या 500 रुपए की बिकी वस्तु, नहीं। तो जो क्रमागत बट्टा होता है ना, वो होता है कि आप पहले एक बट्टा देंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर फिर से आप बट्टा देंगे। ठीक, तो आप इसे ऐड नहीं करेंगे, 20% प्लस 30%, 50% नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर 20% और 30% का एकल बट्टा बताइए, मतलब एकल बट्टा कि 20% 30%, जैसे हमें लग रहा था कि सर ये कितने परसेंट होगा, 50%, बट ये 50% नहीं है तो फिर है कितना। अगर ये 50% नहीं है तो फिर है कितना, तो उसके बारे में देखते हैं। उसे मतलब 50% ना होके वो अकेले किस बट्टे के बराबर है, फिर उसे बोलते हैं एकल बट्टा। क्या बोलते हैं, एकल बट्टा, या फिर बोलते हैं समतुल्य बट्टा। एकल बट्टा कह देंगे या फिर कह देंगे समतुल्य बट्टा। तो देखिए सर, जैसे कोई वस्तु कितने रुपए की थी, 1000 की, फाइनली बिकी कितने की, अच्छा ये क्या आया, एसपी आया ना, ठीक, 560 की, तो कितने रुपए का बट्टा हुआ, 400 कितने पर, कितने पर, मैंने बताया ना कि जो बट्टा कैलकुलेट होगा वो किस पर होगा, एमपी पर होगा। एमपी कितना, गुना 100% के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आ जाएगा आपका 44% आंसर। लेकिन सर अगर आपको एकल बट्टा निकालना है और आप इतना काम करें तो फिर तो सर बेइज्जती खराब हो जाएगी, है ना। तो फिर सिलेक्शन प्रो कहाँ होगा, फिर तो सिलेक्शन धरो, सिलेक्शन प्रो नहीं, फिर क्या है, सिलेक्शन धरो, यही रहना। तो सिलेक्शन तो मैं नहीं मिल पाई, ठीक, क्योंकि पेपर के अंदर केवल क्वेश्चन सोल्व करना मायने नहीं रखता सर, पेपर के अंदर मायने रखता कि सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने परसेंटेज में भी पढ़ा है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो अब जरा समझे, पहला बट्टा कितना है, लेकिन एक चीज बताइए, जो परसेंटेज होगा बट्टे का, परसेंटेज जो बट्टे का होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। जो बट्टा होता है वो वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है, घटाता है। तो जो चीजें घटती है परसेंटेज के कारण, उस परसेंटेज को हम यहाँ पर माइनस में लेंगे, यानी कि माइनस के 20। यहाँ पर जो दूसरा बट्टा है वो वैल्यू को बढ़ाएगा या घटाएगा, वो भी घटाएगा, तो इसी वजह से हम लेंगे माइनस के 30। लेकिन यहाँ पर माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही रहेगा, 20 गुना 30 अपॉन 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यह आ जाएगा आपका माइनस के 50 प्लस के 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा ये
ये आ जाएगा माइनस के 44। और ये माइनस जो है यही दर्शाता है बट्टे को। ये माइनस किस चीज को बता रहा है? तो सर ये बता रहा है बट्टे को कि सर 44% का बट्टा है, 44% का माइनस है। ठीक, 44% का क्या हो गया सर? बट्टा हो गया। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अब आगे की बात समझो। अगर ये माइनस ना होता ना तो फिर ये 44% बट्टा ना कहलाता। तो माइनस होने के लिए इस बट्टे का होना बहुत जरूरी है। और ये जो वैल्यू आई अगर आप चेक करेंगे तो ये वही तो है। तो इससे हम निकाल लेते हैं क्या? क्रमागत बट्टा। और एक्चुअल में जो फॉर्मूला है ना ये क्रमागत बट्टे का ही फॉर्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट का। हालांकि हमेशा और भी परसेंटेज में क्षेत्र मिति के कंडीशन में लगा देते हैं, परसेंटेज में कीमत, राजस्व और मात्रा के केस में लगा देते हैं, परसेंटेज में हम प्रतिशत वृद्धि, कमी, लगातार होने वाले बदलाव में लगा देते हैं। बट एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है वह है किसका? सक्सेसिव डिस्काउंट का। क्लियर इतनी बात? चलिए तो हम क्या करेंगे अब कुछ इससे रिलेटेड, एकल बट्टे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेते हैं, है ना। चलिए तो मैं इसे हटा देता हूं। हाँ 3 बार भी देते अभी कराऊंगा क्वेश्चन। नहीं अभी बताऊंगा कैसे करना है। अगर 3 बार अगर आपको दे दिया गया ना तो जैसे 20 और 30 है, 20, 30, 40 है, अब पहले 20 और 30 को सोल्व करेंगे। 20 और 30 को सोल्व करके जो वैल्यू आएगी फिर से 40 पे अप्लाई करेंगे। ठीक, हालांकि इसका एक और ऑल्टरनेट है कि हम 100 की हेल्प ले लेंगे और उसका पहले 80%, फिर 70% और फिर 60% निकाल लेंगे। उससे हमें एसपी मिल जाएगा और 100 में से घटाएंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। एक तरीका वो भी है। ठीक, इसी वजह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे मैं आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट बता पाऊँ यहाँ पर, है ना। चलिए तभी ये था कि चैप्टर है क्या और चैप्टर के अंदर करना क्या है, वो था बस, है ना। बट होगा कैसे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अब। ये रहा पहला क्वेश्चन। दो क्रमागत छूट 15% और 10% किस एक छूट के बराबर है? दो क्रमागत छूट 15% और 10% किस एक छूट के बराबर है? चलिए तो दो क्रमागत छूट है 15% और 10% किस एक छूट के बराबर है? तो एक छूट कितनी है? 15% और एक कितनी है? 10%। माइनस माइनस प्लस ए बी यानी कि 15 गुना 10 बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका माइनस के 25 और प्लस के 1.5। ठीक है, तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं 25 माइनस 1, मतलब क्योंकि वो माइनस था तो मैं इसे लिख सकता हूं 23.5%। और ये माइनस ही तो बताता है बट्टे को। तो क्या क्या आपका आंसर? तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा 23.5%। दिक्कत किसी को? 23.5%। आगे चलते हैं, समझिए जरा बात को। देखो दूसरा तरीका जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, एक तरीका ये है कि आप ये मान लीजिए कि वस्तु का जो एमपी है वो 100 है। वस्तु का जो एमपी है वो क्या है? 100 है। आपने उसमें पहले 15% का बट्टा दिया तो वस्तु की कीमत रहेगी 100 का 85%। फिर आपने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो जो कीमत रहेगी वो रहेगी 90%। परसेंटेज चैप्टर जिन्होंने नहीं करा उन्हें बता देना चाहता हूं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पर ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये जो 85 है तो 10% घटाने के बाद ये 75 क्यों नहीं हुआ? ठीक, तो ध्यान रखना हम हमेशा जो काम करेंगे वो काम करेंगे परसेंटेज के ऊपर, इसके 100 के ऊपर यानी कि। ठीक है, परसेंटेज का जो बेस होता है वो क्या होता है? 100। तो परसेंटेज के ऊपर काम करेंगे तो इसका मतलब हम काम करेंगे 100 के ऊपर। तो आपको जब भी जोड़ना है या घटाना है किसी भी स्टेप पर आप 100 में ही जोड़े घटाएंगे। ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 पंजे 45, बचा कितना है? 4, 9 8 72 और 4 76 और अपॉन 10 की वजह से 0.1 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ये आ गया आपका 76.5। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए किसी को? हाँ जी, नहीं। अब आगे की कहानी समझिए बड़े ध्यान से। सर जी ये वैल्यू जो आती है ना, ये वैल्यू आती है आपका विक्रय मूल्य। क्या आती है? विक्रय मूल्य। यानी कि कोई वस्तु अगर 100 रुपए की थी तो वो 76.5 की बेची गई।
कोई वस्तु यदि कितने की थी 100 रुपए की थी तो बिकी कितने की 76.5 की। तो इसका मतलब बट्टा कितने का आया, तो आप इसे बस घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.5%। इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट बट्टा आ जाता है आपके पास, डायरेक्ट डिस्काउंट आ जाता है, बट इसमें आपके पास विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा और फिर उससे डिफरेंस करके 100 के साथ तब हम बट्टे को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, चलिए जी आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तीन क्रमागत भट्टे क्रमशः 10%, 20% और 25% किस एक अकेले भट्टे के बराबर है। ठीक, इस एक अकेले भट्टे के बराबर है। तो चलिए देखते हैं सर। तीन क्रमागत भट्टे क्रमशः 10%, 20%, 25%। 10%, 20% और 25% किस एक अकेले भट्टे के बराबर है। तो तीन भट्टे आ गए, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप पहले इसमें ए बी का फॉर्मूला लगा लीजिए सर, यानी कि -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 × 20 अपॉन 100, ये आ जाएगा -30 + 2 यानी कि -28 मर्ज हो गया एक साथ। फिर आप 25 पे अप्लाई कीजिए, 28 - 25 माइनस माइनस प्लस 28 × 25 अपॉन 100, 25 होगा 100 और 4 से घट जाएगा 7, यह आ जाएगा -53 + 7। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -46। ये हो गया इसका एकल भट्टा। एक तरीका तो ये है, दूसरा 100 वाला तरीका देख लेते हैं। तो 100 वाला तरीका क्या है उसे भी देख लेते हैं एक बार। आप ये मान लीजिए कि उस वस्तु का जो एमपी है वो 100 है, उस पर अगर आपने पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत रहेगी 90%। फिर आपने उसमें 20% का डिस्काउंट दिया तो इसकी कीमत रहेगी 80%। फिर आपने उस पर 25% का डिस्काउंट दिया तो इसकी कीमत रहेगी 75। और भी बताया ना कि आप जितना भी काम करेंगे वो हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, कैलकुलेट करते हैं और इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका एसपी सेलिंग प्राइस। 25 से काटते हैं, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा 2 और 3 दूनी 6 और 9 6 54, 54। लेकिन ये क्या आता है, ये एसपी आता है, तो आपको डिस्काउंट बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा और आपका डिस्काउंट होने के बाद ये आ जाएगा 46%। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ जी, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं चलिए तो फिर आगे हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। ठीक, एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक भत्ते प्रदान करती है। नंबर 1 25% और 15%, नंबर 2 30% और 10%, नंबर 3 35% और 5%। निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा भट्टा सबसे अच्छा है? निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा भट्टा सबसे अच्छा है? ठीक है, आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप पहले 25% और 15% का 25% और 15% का एकल भट्टा निकाल लेंगे, 30 का और 10 का एकल निकाल लेंगे और सेम ऐसे ही आप 35 का और 5 का एकल भट्टा निकाल लेंगे। अब ग्राहक को क्या चाहिए, कम भट्टा चाहिए, ज्यादा चाहिए? ठीक, ग्राहक को हमेशा ज्यादा भट्टा चाहिए, तो उसमें जो ज्यादा भट्टा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अगर ये सारे परसेंटेज का टोटल एक जैसा है, यदि इन सभी परसेंटेज का टोटल एक जैसा है, ठीक, जैसे 25 और 15 40, 30 और 10 40, 35 और 5 40, यदि इन सब का एक जैसा भट्टा है, यदि इन सब का एक जैसा ही भट्टा है, तो ध्यान रखना जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा
उसका बट्टा सबसे ज्यादा, जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा उसका बट्टा सबसे ज्यादा। कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं क्या, प्रो, इसी वजह से हम क्या है, सिलेक्शन प्रो। ठीक, तो क्या है कि सर आपको डिस्काउंट देखना है बस इनके डिफरेंस के बीच में। जैसे 25 और 15 का डिस्काउंट कितना हुआ, 30 और 10 का डिस्काउंट कितना हुआ, ठीक, 20 और 35 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 30। तो ज्यादा डिफरेंस किसका है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा उसका बट्टा सबसे ज्यादा, लिख लो चाहे इस बात को। जिसका डिफरेंस, यदि, लेकिन कंडीशन है सर टोटल सेम होना चाहिए। अगर टोटल सेम है तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा उसका बट्टा सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा उसका बट्टा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बताओ कुछ सोल्व करने की जरूरत है ग्राहक के लिए। ग्राहक को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा बट्टा, और सबसे ज्यादा बट्टा किस में मिलेगा, थर्ड पर। तो आंसर आ गया तीसरा। पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। किसी वस्तु के सूची मूल्य पर P% तथा Q% की क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे जरूर सभी। ऑप्शन नहीं है इसके, चलो मैं लिख देता हूं, लिख देता हूं। और असल में क्या था ना, ऑप्शन टाइप करने में बहुत मेहनत लग रही थी। सॉरी, PQ है ना, -P -Q प्लस के PQ/100 पहला ऑप्शन। दूसरा +P + Q प्लस PQ/100। तीसरा ऑप्शन +P + Q - के PQ/100। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका हाँ -P - Q - के PQ/100। ठीक है, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो कुछ लोगों का तो आंसर आ भी गया होगा, उनकी इच्छा हो रही है कि हम आंसर बताएं, तो अपनी इच्छा को रोको मत, कमेंट कर दो। ठीक, लेकिन असली ट्विस्ट मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का कल नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अंदर ट्विस्ट है, मुझे पता है कि आप लोगों का ज्यादातर का आंसर गलत आएगा, चेक करके देख लेना। ठीक, इसमें है ट्विस्ट, तो अपनी उत्सुकता को रोके मत, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है, कमेंट करें फटाफट। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।